वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। तो लेकिन आज बात होगी, चर्चा खास होगी। तो चर्चा खास में हम ये बात आपने दर्शकों देखा होगा, नोटिस किया गया होगा कि जो पब्लिक ऑफिस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहाँ जनरली देखा जाता है कि जो भी वहाँ का स्टाफ होता है, जो वर्क प्लेस पे होते हैं, लोग होते हैं, जो हमारी वर्क फोर्स होती है, और चाहे वो जूनियर लेवल पे है या सीनियर लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, उनके साथ वायलेंस होता है। तो आपने देखी, और जब एक तो डेमोन्स्ट्रेशन जब होती है तो वहाँ पे मॉब की शक्ल में लोग आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी वहाँ ऑफिसर्स होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप होता है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है, ट्रस्ट डेफिशिएंट होता है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, और जो गवर्नेंस है उसमें काफ़ी कमी महसूस करते हैं लोग। डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा है। तो इस सारी बातों में तो हम आज चर्चा करेंगे कि भाई ये क्यों वायलेंस होता है, क्या कारण है, तो ये जो और इसका क्या हल है। लेकिन जो हमारे साथ आज डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं, ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट भी रहे हैं। ये अपने जम्मू गांधीनगर और एक प्राइम हॉस्पिटल था वहाँ पे, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा इनसे। हम आज सिर्फ जो आज चैप्टर रहेगा, बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे दूसरे ऑफिस को भी, गवर्नमेंट ऑफिस को भी, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके, और वर्क प्लेसेस दूसरी भी चल। लेकिन आज करेंगे वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स हैं, जो हमारी नर्सिंग स्टाफ है, जब कुछ कोई भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं वर्क प्लेस पे, हेल्थ केयर वर्क जो करते हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, जो हॉस्पिटल्स हैं आपके, ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या कुछ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है। तो डॉक्टर साहब, मैं जो मैंने बात की, एक तो जनरल गवर्नमेंट ऑफिस में वायलेंस होता है, लेकिन सबसे जो वनरेबल आज सिचुएशन बन रही है, जो अक्सर हम देखते हैं, ये जो आप पूरे वर्ल्ड में भी देख सकते हो, इंडिया में भी देख सकते हो, कि ये टकराव जो है, ये वायलेंस जो है, ये काफी बढ़ चुका है, और इसमें स्टैबिंग है, मर्डर है, और इतना तक रिवेंज लेते हैं, रेप तक। ये ऐसा भी होता है डॉक्टरों के साथ, जो नर्सिंग स्टाफ है, जहाँ दूसरे लोग आप वनरेबल हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए डॉक्टर साहब, और ये भी बताइए ये क्या कारण है और इसका क्या हल है। तो प्लीज करिए स्टार्ट थोड़ा सा अपना। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जज साहब ने कहा, आज का हमारा टॉपिक कानूनी चर्चा में रहेगा वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। अब हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर्स भी आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, नर्सेज भी आते हैं, डेंटल टेक्नीशियंस भी आते हैं, हमारे और बाकी जो स्टाफ है, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। तो वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है पूरे इंडिया में, जिसके ऊपर आज तक भारत सरकार कोई सेंट्रल कानून नहीं बना सकी। इसी विषय में ये चर्चा बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है। श्रोताओं, आपको बताऊं कि मैं खुद डॉक्टर हूं, और एक सर्वे हुआ था 2024 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, जिसमें ये बताया गया था कि 75% ऑफ द डॉक्टर्स ने अपनी नौकरी के दौरान या इवन इन प्राइवेट सेटअप में ये जो अपनी वायलेंस फेस की है। वायलेंस किस किस्म की? वर्बल अब्यूज़ भी वायलेंस में आता है, उसके बाद गाली गलौज जो है मैंने बताया आपको, इसके बाद फिजिकल असॉल्ट जो है, और इवन मर्डर और रेप, जैसे जज साहब ने बताया। और इसका क्या कारण रहा है? क्योंकि पिछले 2 साल में 24-25 में काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस आए हैं, और इन केसेस की वजह मुझे लगता है कि दिन ब दिन वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बढ़ती जा रही है, और इसीलिए अब एक सख्त कानून की सख्त ज़रूरत है। और 24-25 में काफ़ी केसेस आए, कारण यही रहा है कि अब जो हॉस्पिटल्स हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। इतना वर्कलोड आ गया है कि वहाँ पर ऐसे किस्से आम हो गए हैं। दूसरा जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डॉक्टर्स के इतने लंबे आवर्स हैं, 24 to 36 आवर, डिस्पाइट एनएमसी गाइडलाइंस। इतना काम करने के बाद 24 घंटे के बाद किसी डॉक्टर्स के उतना कंसंट्रेशन नहीं भी रहती है। और तीसरा था आजकल के ज़माने में डॉक्टर पेशेंट का जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है,
चाहे वो प्राइवेट सेटअप की वजह से हुआ, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की वजह हुआ, लेकिन एक स्ट्रेन्ड रिलेशन डेवलप हो गया है। तो जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, मैं इसको नाम दूंगा एक नया ग्रोइंग एपिडेमिक है। नया ग्रोइंग एपिडेमिक है क्योंकि सिस्टमिक फेलियर हो चुका है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स फैसिलिटीज में। दूसरा था कम्युनिकेशन गैप। आजकल बहुत कम्युनिकेशन गैप है। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, वहां से कम्युनिकेशन कम हो जाता है, वो एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तीसरा, सोसाइटल फ्रस्ट्रेशन। सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, ड्रग एडिक्शन बढ़ चुकी है। एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट होते हैं, तो इंसिडेंस ऑफ वायलेंस जो है बढ़ जाती है। ठीक है, जो डॉक्टर साहब जो आपने नोट किया, क्योंकि आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मैं डॉक्टर साहब ये कहूँगा, अब थोड़ा इसको नैरो करेंगे, सबसे जो अफेक्टेड जो वर्क प्लेस है या लोकेशंस हैं, वो एक हॉस्पिटल में, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ कहीं भी है, जहाँ पे ये मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं, ट्रीटमेंट होती है, मुझे लगता है सबसे है इमरजेंसी, जो जहाँ पेशेंट पहले आता है ना। जी जी। और सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल लोग हैं वो मुझे लगता है सर्जन्स हैं। आप भी सर्जन हैं, तो जो सर्जरी रिलेटेड होता है उसमें, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और वहाँ ट्रॉमा में लोग होते हैं, और दूसरे लोग जो डेंटल सर्जन भी वैसे ही फेस करते हैं, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा होता है तो उनको किसी का जबड़ा टूट जाता है, किसी की मतलब जो फेशियल जो होता है, और डॉक्टर लोग जो सर्जरी इमीडिएट है। तो डॉक्टर साहब ये वो एक बात होगी, जैसे हमने कहा, आपने कहा कि ये जो रेशियो दिखाई है, 75% डॉक्टर ने एक्सपीरियंस किया है वायलेंस किसी भी शेप में, इंटिमिडेशन की, थ्रेट दिया, उसको गाली निकाली, ये तो ट्रस्ट डेफिशिएंट है। तो मुझे लगता है, मैं थोड़ा ऐड करूंगा आपके साथ ही, ये एक दो चार बातें हैं। एक तो जो पेशेंट मीन के जो सफर कर रहे हैं लोग, उनकी रेशो कंपेरेटिव डॉक्टर बहुत कम है इंडिया। जो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो आम लोग जो हमारे लोग जाते हैं, वो तो जो सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की करते हैं, इंस्टीट्यूट के। तो आगे मैं आ जाता हूँ, जो ये बात आपने कही कि वायलेंस के कारण क्या है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने कहा कि कमी है, ये इतनी हमारे पास डॉक्टर नहीं, और जो ड्यूटी आवर्स आपने कहा, वो भी एक फैक्टर है। जी जी। तो डॉक्टर साहब आप ये जो मैंने ऐड किए ना, एक इमरजेंसी, और जो क्या आप इसको मेरे साथ इत्तेफाक करते हो, सर्जरी के रिलेटेड लोग, और जो आपने कहा अटेंडेंट जो अलो करते हैं, जी जी। इसका क्या हाल है, क्या इसको देखते हैं? जैसे आपने ठीक कहा कि सबसे ज़्यादा जो है ये जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इमरजेंसी में होती है, क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट आता है, उसके बाद नेक्स्ट जगह है आईसीयू में, और तीसरा सीसीयू में। ये तीन चीज़ें जगह हैं जहाँ पर इमरजेंसी काफ़ी वायलेंस होती है। उसका रीज़न है कि इमरजेंसी में एक एक मरीज के साथ 10-10, 15-15 अटेंडेंट हो। हम स्टेप सर आखिर में लेंगे कैसे हम इनका हल किया जाए। अभी मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे आपने बताया सर्जरी, मैं श्रोताओं आपको बताऊं इस वक्त क्या हाल है। 62% ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं उनके सर्वे में कहते हैं हमने इमरजेंसी में काम नहीं करना चाहते, डर लगता है। तो 62% डॉक्टर्स हैं इमरजेंसी में काम नहीं कर चाहते। 42% डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे जो लाइफ में जो स्ट्रेस है, डॉक्टर 42% वायलेंस की वजह से स्ट्रेस है हमारी जिंदगी में। तो आप समझ कितना बड़ा स्ट्रेस है। और इसका नुकसान क्या हुआ इस साल और पिछले साल, नीट पीजी का जब रिजल्ट निकलता है, INACT का रिजल्ट निकलता है, टॉप 200 में सिर्फ 1 या 2 कैंडिडेट सर्जरी ऑप्ट करते हैं। यानी कि जो कंट्री का टॉप मेरिट के डॉक्टर्स हैं वो सर्जन बनना नहीं चाहते। यानी कि जो टॉप मेरिट का बच्चा है वो क्या सब्जेक्ट लेता है, रेडियो डायग्नोसिस, वो क्या लेता है, मेडिसिन, वो क्या लेता है, डर्मेटोलॉजी। उसका रीजन ये था। और इसका क्या हुआ, इसका मतलब सोसाइटी को एक अच्छा न्यूरोसर्जन नहीं मिलेगा, सोसाइटी को एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन नहीं मिलेगा, सोसाइटी को एक अच्छा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट सर्जन नहीं मिलेगा। तो
तो आप समझ सकते हैं आर्थोपेडिशियन नहीं मिलेगा आप जिस भी। तो इसीलिए जब हम लोग एमडी करते थे तो 5 सब्जेक्ट्स जो का टॉप मेरिट जाता था, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, ये 5 सब्जेक्ट्स पे मेरिट जाता है। लेकिन इस वक्त ये है, ये पीछे चले गए एक्सेप्ट मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में क्योंकि थोड़ी सेफ होती है मेडिसिन ब्रांच, चाहे आप कार्डियोलॉजिस्ट भी, आप इससे दवाई लिखनी है और छोटा मोटा इंटरवेंशन करना है, तो सर्जन नहीं बनना चाहते। अब मैं डॉक्टर जज साहब आपसे बात करूंगा कि कुछ 3-4 इंटरेस्टिंग केसेस जिसकी वजह से ये चर्चा काफी आ गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अगस्त 2024 को कोलकाता मर्डर केस, जब एक ट्रेनिंग पीजी डॉक्टर की जिसकी 36 आवर्स ड्यूटी थी, ड्यूटी के आवर्स के दौरान ही उसके का रेप होता है, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे कंट्री में रैलीज निकाली जाती हैं, 1 महीना कंट्री हिल जाती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी रिकॉग्निशन आती है और एक टास्क फोर्स गठित करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं। लेकिन साल हो गया उसके इंसिडेंट्स को, लेकिन अभी तक कुछ खास उस पर हो नहीं गया और लोग वो केस भूल चुके हैं। इससे ये हुआ कि इस केस से कि फीमेल स्टाफ जो पर्टिकुलर है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है मर्डर और रेप जैसे केसेस के लिए, तो इसके लिए उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा केस मैं लूंगा चेन्नई स्टैबिंग केस। चेन्नई स्टैबिंग केस नवंबर 2024 का केस है, जहां पर एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो कैंसर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर बालाजी जयनाथन, जो डॉक्टर बालाजी जयनाथन को 7 बार उनको स्टैब किया गया चाकू से हेड एंड नेक एरिया में। उसके बाद इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करता है, वो कोमा में रहते हैं, काफी दिनों के बाद 20-25 दिन के बाद वो निकलते हैं, ठीक तो हो जाते हैं। लेकिन इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि कैंसर का पेशेंट जब एडवांस स्टेज में आता है उसको दुनिया का कोई डॉक्टर कई बार नहीं भी बचा सकता। तो ऐसे केस में ये जो स्टैबिंग का केस है ऑन्कोलॉजिस्ट के खिलाफ, मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय कार्य था। तीसरा इंटरेस्टिंग केस मैं बताऊंगा प्रयागराज असॉल्ट। तो प्रयागराज असॉल्ट क्या था, ये भी अगस्त 2024 का मामला है। एक रिटायर्ड डॉक्टर ओपी गुप्ता जो थे, वो मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए थे, उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने बुलाते हैं कंसल्टेशन के लिए। एक पेशेंट जो कि सेप्टिसीमिया में एडवांस्ड इन्फेक्शन का केस था, आईसीयू में था, वो उनको कंसल्टेशन के लिए आते हैं, 1-2 दिन ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। उस डॉक्टर को, डॉक्टर ओपी गुप्ता को, उसके जो अटेंडेंट्स हैं इतना मारते हैं, उस डॉक्टर की एक आंख चली जाती है, आज तक वो ब्लाइंड है एक आंख से। तो ये एक इसका मतलब है कि जो वायलेंस है इवन रिटायर्ड डॉक्टर्स के खिलाफ भी बंद नहीं, और ये भी एक बड़ा संज्ञान लेने का मसला है। और आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट केस मैं मेरठ का मानूंगा, मेरठ, इसको रेंच केस कहते हैं कि मेरठ में, ये भी अक्टूबर 2024 का मामला है। इसमें क्या होता है, एक सर्जन डॉक्टर मनीष हैं, वो मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। उसको क्या किया होता, एक पेशेंट, हालांकि पेशेंट उसका स्टेबल था, आईसीयू में था, तो उस कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, जस्ट ट्रीटमेंट के दौरान किसी बात पे छोटी सी बहस हो गई पेशेंट के साथ, अटेंडेंट के साथ, और उसका अटेंडेंट क्या करता है, रेंच उसके हाथ में था, रेंच से डॉक्टर को मारता है, हेड इंजरी होती है और डॉक्टर जो है काफी क्रिटिकल हो जाता है, और इसका मतलब और काफी वो रिकवर भी कर जाता है। लेकिन ये एक मसला आता है कि फ्रंट लाइन वर्कर जो आगे इमरजेंसी में होते हैं, उनके ऊपर भी ये एक संज्ञान लेने की बात है। तो जैसा ये 4-5 इंटरेस्टिंग केसेस थे, जिसके बाद मुझे लगता है जो सारे के 2024-23 के हैं। इसका मतलब आज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा है जिस पे लेजिस्लेशन चाहिए। और जब सब आप देखिए, जो डॉक्टर साहब आपने कहा, जिस स्टैबिंग है, जो मतलब किस किस्म की हेड इंजरी काज करना, आंख बाहर निकाल देना, ग्रीवियस हार्ट काज करना, जहाँ रेप करना, जो ये बातें हैं, इससे क्या लगता है, क्या आप सोसाइटी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी किस किस्म की बन गई है? तो डॉक्टर का मैं देखते हैं, हमने जो पढ़ा है, जो सुना है कि डॉक्टर को और जो जज हो तो खुदा का दूसरा रूप बन, और क्योंकि उसने उसकी जान डॉक्टर के हवाले होती है। तो ऐसे ही जज साहब को भी कहते हैं कि ये किंग का, जहाँ खुदा का, जो किंग उस वक्त करते थे, इंसाफ करते थे, तो आज जो जजेस हमारे इंसाफ करते हैं वो खुदा का रूप, और जो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जो उसको सब कुछ उस डॉक्टर के पास होते हैं, और एक लीड क्लास समझी जाती है सोसाइटी की। तो अगर इस एलीट क्लास को इस किस्म की ट्रीटमेंट होगी, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, अगर इसके निस्बत लॉ नहीं बनाए, कानून नहीं बनाए, तो मुझे नहीं लगता जी कोई पब्लिक इंटरेस्ट में बात है। और कहे जो हमने ये हिस्ट्री है डॉक्टर साहब,
जब एपिडेमिक जो हाँ, पहले था, कोविड का। जो डिजीजेज अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, लेकिन ये कन्फाइन है उस वक्त की बात का। आई डोंट थिंक इट इज एप्लीकेबल जब एपिडेमिक कंडीशंस होंगी जो ऑपरेट हो, उस वक्त ये ऑपरेट होगा। लेकिन इस वक्त जो आपने भी चीजें बताई, ठीक है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है पहले, अब बीएनएस है, भारतीय न्यायिक संहिता है, ये इसमें भी है। लेकिन देखिए फर्क है, एक डॉक्टर जो ड्यूटी पे है और एक स्टैबिंग जो जिसके पीछे 3W होते हैं। कोई भी जो वायलेंस होता है, किसी आम आदमी में टकराव होता है, इंजरीज आती हैं, मर्डर होते हैं, ग्रीवियस हर्ट काज किए जाते हैं, वो उनके पीछे कोई मोटिव होता है। यहाँ कौन सा मोटिव है डॉक्टर को स्टैब करना? आपने जो ये चीजें बताई, इससे मतलब है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट डेफिसिट है। तो एक वो बात है। और अगर नया को कानून बनाना, और देखिए तीन, अभी डॉक्टर साहब आप डिटेल में बताएंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। 3 जो प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस हुए रिसेंटली, उसमें बात की, आप डिटेल में बताइए, मैं आपके, क्योंकि आप उसमें क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों उसका संज्ञान नहीं लिया, कॉग्निजेंस नहीं लिया? वो क्यों बनाने में क्या है कानून? देखिए कानून ये जब क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट क्लास है, डॉक्टर्स हैं, वायलेंस हो रहा है, और आपके पास एक पूरा डाटा है, और आपके पास ये सारा एक जो आपने आज डाटा दिया सफिशिएंट है फॉर जो भी बनाने के लिए। और प्लस जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लॉ, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, और एक क्लास है, डॉक्टर है, लीड क्लास है, और इसके फेवर में क्यों ना कानून बनाया जाए? तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताइए कि क्या एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट बिल थे या किस किस? श्रोताओ, अब मैं डिस्कस करूंगा कि आज तक लॉज अगेंस्ट डॉक्टर्स क्यों नहीं बनाए गए। जो भी इसकी हिस्ट्री बने हैं उनका श्रेय भी जाता है कुछ लोगों को। तो लॉज अगेंस्ट वायलेंस है कि मैं बताऊं कि 2019 में एक बिल पास होता है, द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स जो है। ये बिल, कुछ वायलेंस होती है एक हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल में, उसके खिलाफ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी मेंबर थे, कुछ कानून के मेंबर भी थे, और काफी ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ होता नहीं इसके बाद। प्राइवेट बिल कुछ नहीं होता इसके खिलाफ। और लेकिन 2019 में एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र में, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक बिल, पहला बिल जो था प्राइवेट बिल पास किया, इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। तो बिल था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, और लेकिन ये बिल पास नहीं हो चुका। ये बहुत हमारी ये खेद है, नहीं पास होगा हो सका। उसके बाद 2022 में चेन्नई के एमपी एस सेंथिल कुमार, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी संज्ञान लिया और एक प्राइवेट मेंबर बिल पास असेंबली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसी वजह से ये भी पास नहीं हो सका। और 2023 में जो एमपी हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बिल पास किया, और काफी इसमें दम भी था इस बिल में। ये भी अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट फीमेल डॉक्टर्स, ये कुछ केरला में केसेस हुए थे वायलेंस के, उनको संज्ञान लेते हैं। लेकिन 3 जो एमपीज थे, इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पास किया, इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पास नहीं हो सका। श्रोता, आपको बताऊं कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करा सकता है, लेकिन इसका ये सिर्फ फ्राइडे को होता है इंट्रोड्यूस, कोई और दिन नहीं होता है, और इसके लिए 1 मंथ का उसको नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री जो भी कमेटी बनाई जाती है इस बिल के ऊपर डिस्कस करती है, बाद में जाके लंबा प्रोसेस है बिल को पास करने का। तो वो ये था प्राइवेट मेंबर बिल। अब मैं बताऊंगा सरकार की तरफ से अब क्या क्या कदम हुए हैं। एक ही अभी तक कदम हुआ, लेकिन वो आज रेलिवेंट नहीं है। 2000 श्रोताओं बताओ, 2020 में जब कोविड वॉरियर्स के ऊपर काफी अटैक किए जा रहे थे, तो तब सरकार ने एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को पास किया, ताकि जो कोविड वॉरियर्स हैं, हेल्थ लाइन केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। और ये बहुत ही स्ट्रांग बिल था। इस बिल में ये ऑफेंस था कि पेनल्टीज थी, ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस माना गया, और इसमें और नॉन बेलेबल ये ऑफेंस माना गया। और इसमें जो वायलेंस के खिलाफ 5 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना था, और अगर ग्रीवियस इंजरी थी तो 7 साल की सजा और 1 से 5 लाख का जुर्माना था। लेकिन जब कोविड खत्म हो गया, ये बिल रेलिवेंट हो गया। और लेकिन यही जो बिल था,
जो एपिडेमिक है, इसी को 2022 में सेंथिल कुमार ने सेम बिल को बोला कि यही बिल वैसे पैटर्न के जनरल मतलब डॉक्टर्स के लिए भी, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी इसको लागू किया जाए, बट इंसिडेंटली ये कोई बिल पास नहीं हो सका। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के बारे में जब चर्चा आई, उन्होंने कहा जी भारतीय न्याय संहिता में एक बिल है जिसमें यह कहा गया है कि एनी वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट इज पनिशेबल। अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट, अब वो कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट क्योंकि डॉक्टर भी है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन जो प्राइवेट के डॉक्टर वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। तो इसका मतलब है उन्होंने ये जो उसमें पनिशमेंट भी 2 साल की है, कोई थोड़े फाइन भी है, तो उन्होंने कहा जी कोई जरूरत नहीं है सेपरेट डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोई बिल पास करने की। और उन्होंने ये भी बोला कि 24 स्टेट्स में ऑलरेडी जिस एक किस्म की लेजिस्लेशन और एक्ट अवेलेबल हैं, और 24 स्टेट्स में है भी है, लेकिन अभी तक कभी भी कोई स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हुए। सिर्फ एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र में काफी स्ट्रांगली ये एक लेजिस्लेशन लाई है अपने स्टेट गवर्नमेंट ने। तो मेरी ये अपील है कि जो सारी स्टेट्स हैं वो अपने लेवल पे बिल लाएं, लेकिन जब तक एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बिल नहीं होगा तो तब तक स्टेट लेवल के बिलों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन बिल में प्राइवेट डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ जाएंगे, और ये जो है लीगल ऑफेंस है। तो मैं यही बोलूंगा कि एक बहुत बड़ी डिमांड है, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं इसको, कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बिल लाया जाए पार्लियामेंट में, उसको पास किया जाए, जिसको कि जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाए, नॉन बेलेबल माना जाए। और ये था आज, ये हिस्ट्री थी जो हमारी लॉज अगेंस्ट वायलेंस। जैसा तो ठीक है जो आपने कहा कि वाकई ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसेंसिटिव है, आपका कहने का मतलब है। और जबकि डिफरेंट क्लास है, एक डॉक्टर लीगल जो जैसे लीगल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, तो कानून बना जा सकता है। लेकिन एक मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा करेक्ट करूँ, एक जो आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, यही पार्लियामेंट में बात हुई, तो बात ये हुई कि जो हेल्थ केयर है जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, जहाँ यूनियन टेरिटरी कॉम्पिटेंट है फॉर मेकिंग लॉज, जो भी बना सकती है फॉर प्रोटेक्शन सेफ गार्ड ऑफ द ये जो वायलेंस है अगेंस्ट डॉक्टर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक और बात है, देखिए एक तो लॉ बन जाता है, इसको इन्फोर्स कैसे करना, इन्फोर्स सबसे बड़ी बात है। हमें जागृति क्रिएट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी जनरल पब्लिक के, एक वो, और दूसरा क्या करना है, एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जो 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 ये बातें हैं। जैसे आपने कहा एक पेशेंट के साथ 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, क्राउड होता है, और उस वक्त ट्रॉमा में होते हैं, और देखो क्राउड उनका जो हेड काउंट करते हैं, ब्रेन, और जो वहां पे कुछ नहीं होता। एक बात बंदे ने बात की तो सभी उसके पीछे एक आप कह सकते हो भेड़ चाल तक भी होती है, और वो उसी पे एक्शन हो जाता है। एक कुछ कहता है, उसके पीछे ही विदाउट नोइंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। मैं डॉक्टर साहब जो मैंने नोट किया, मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप ऐड करेंगे क्योंकि आपको भी काफी एक्सपीरियंस है। सीधे ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। बिल्कुल, किसी भी आपके इंडिया के ही कन्फाइन करेंगे, किसी भी स्टेट का है, ये क्या है, जैसे हमने टच की इमरजेंसी, तो एक जो प्राइवेट सिक्योरिटी इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कोई भी है, एक हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन्होंने भी आउटसोर्स किया अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि पुलिस के पास या दूसरे जो भी हैं फोर्सेस, उनके पास इतनी कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, और अच्छा भी नहीं है कि पुलिस वो हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लगे, वो तो एक हो जाएगा। तो जो मुझे लगता है सबसे बात क्या है, इमरजेंसी में जैसे मैंने नोट किया, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें क्या होता है कि जो जब पेशेंट आता है उसके साथ जो क्राउड होता है, जो उसके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनको एक वो होता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए। और कुछ लोग जो डोमिनेंस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पेशेंट को डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, ऐसे, जैसे आप बॉलीवुड या मूवीज में भी देखते हो, टॉलीवुड जो दूसरी पंजाबी मूवी, हमारे पेशेंट का जितना मर्जी पैसा लगे, जो दूसरा तीसरी बातें होती हैं। तो मैं ये कहूँगा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें ट्रस्ट भी है उन लोगों को कि पेशेंट अंदर छोड़ देते हैं, कोई अंदर नहीं जाएगा अटेंडेंट। लेकिन उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपने अटेंडेंट अंदर नहीं लेना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक नोडल ऑफिसर वहां पर होना चाहिए जो पेशेंट को उसकी मूवमेंट को
वो पूरा फॉलो करे, उसको ट्रैक करे कि उसको एक डॉक्टर के पास गया, तो ट्रॉमा पेशेंट है, उसको उसका बीपी चेक हुआ, उसका जो उसका एक आपका फिजिशियन है उसने चेक किया, उसके बाद उसके जो होनी है इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके जो टेस्ट होने हैं, वो उसके साथ एक बंदा, अगर वो व्हील चेयर का इस्तेमाल हो रहा है, उसको एक्सरे वाला ईसीजी जो भी है, वो एक पेशेंट को और एक अटेंडेंट जो नोडल ऑफिसर है, तो मुझे लगता है इतनी सी बात वर्क फोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, जो जे अपने जो सिक्योरिटी के लोग हैं, प्राइवेट और सोर्स की जाती है उसमें, और जो नोडल ऑफिसर हुआ, ठीक है मैं नहीं एग्री करता हूँ, नहीं डॉक्टर क्यों बिजी होते हैं अपने काम, नर्सिंग स्टाफ भी होता है, दूसरे लोग भी होते हैं पैरामेडिकल, लेकिन एक आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, जो एक मैकेनिज्म जो अटेंडेंट को, अगर अटेंडेंट भी उसके साथ है, उसको गाइड करे कहाँ कहाँ जाना कैसे है। और टकराव तब होता है, कोई एक बार जाता है इधर जाओ जी इस कमरे में जाओ, वहां पे बैठे होते हैं वो अपनी बिजी होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी इस कमरे में जाओ, तो वो उससे क्या होता है, वो डरे होते हैं, जो पेशेंट होता है ट्रॉमा में होता है, और वो कहते हैं यहाँ 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 कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये बात है, इसको एक नोडल ऑफिसर बनाना पड़ेगा इमरजेंसी में, ये जितनी स्ट्रेंथ है वहां पे जितने लोग आते हैं उसको वर्कआउट डाटा इस पर सर्च होने चाहिए, जो कहीं भी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू और श्रीनगर में ज्यादा यहाँ पे जो वर्कलोड है, तो डॉक्टर साहब आप जो मैंने बातें कही, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिसकी वजह से वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है, केयर वर्कर्स क्या है, वो बंद हो जाए या कम हो जाए। तो डेफिनेटली ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। सबसे पहले तो बताया हमने कि कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि नॉन स्ट्रिक्ट लॉज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो। और दूसरा सबसे बड़ा था हॉस्पिटल सिक्योरिटी, जैसे आपने बताया, तो हॉस्पिटल सिक्योरिटी के साथ साथ एक सीसीटीवी कैमरे तो मस्ट है आजकल हर हॉस्पिटल में, क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या था, कौन अग्रेसिव था। उसके बाद जो सिक्योरिटी स्टाफ है बहुत ट्रेंड होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक वीडियो देखा जो एक पिछले दिनों चर्चा में रहा, जम्मू में जो केस हुआ जिसमें कि एक फीमेल डॉक्टर को किसी फीमेल अटेंडेंट ने टांग मारी थी, और उसमें मैंने देखा सिक्योरिटी वाले ऐसे खड़े थे, मतलब उनको इंटरवीन करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था, और सो दैट वो मामला एमिकेबली हल हो जाता, ये नौबत ही ना आती। तो ऐसे सिक्योरिटी वालों को अगर प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं होगा तो हम ये कैसे हो पाएगा। तो हॉस्पिटल सिक्योरिटी के लिए एक दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल को, एक हॉस्पिटल सिक्योरिटी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें कि सीनियर स्टाफ मेंबर होने चाहिए, हॉस्पिटल सिक्योरिटी कमेटी। दूसरा होना चाहिए कि वायलेंस प्रिवेंशन कमेटी भी होनी चाहिए, और इस वायलेंस प्रिवेंशन कमेटी में हर फैकल्टी के सीनियर डॉक्टर होने चाहिए, और उनकी ड्यूटी होनी चाहिए बीच बीच में इमरजेंसी में चक्कर लगाएं, देखें कि वायलेंस प्रोटेक्शन कमेटी जो है सिक्योरिटी अपना काम कर रही है नहीं, कि ये कुछ चीजें जो मेजर्स हैं। और दूसरा जो आपने बताया सेंसिटिव एरियाज में अटेंडेंट्स नहीं होने चाहिए। आप जाएं नारायणा हॉस्पिटल में, बाहर पता भी नहीं होता कि पेशेंट अंदर क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन डॉक्टर साहब ट्रस्ट फिर होना, ट्रस्ट होना चाहिए डॉक्टर का। हाँ, ये जो एरियाज हैं मोस्ट लाइकली इमरजेंसी आईसीयू सीसीयू वगैरह होते हैं, और ओटीज के बाहर भी होता है, गायनी ओटीज के बाद भी मैंने देखा है कई बार, पर्टिकुलर इमरजेंसी में सिजेरियन होते हैं वहां भी मैंने वायलेंस देखी है, लेबर रूम में मैंने वायलेंस देखी है, वहां पे सिक्योरिटी चाहिए। और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस, जिसमें कि ड्यूटी आवर्स पे फोकस किया गया। मैं डॉक्टर, मुझे पता है 24 घंटे जब ड्यूटी दी होती है और नींद नहीं ली होती है, 24 घंटे के बाद जो भी मरीज आएगा, मुझे लगता नहीं डॉक्टर इतना कंसंट्रेट कर पाएगा पेशेंट को देखने में, और उस वक्त कोई बोलेगा भी तो बड़ी जल्दी डॉक्टर रिएक्ट करता है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2023 में कुछ गाइडलाइंस अंडर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस की थी। 2023 की क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि इमरजेंसी में पीजी होता है, जूनियर रेजिडेंट इमरजेंसी में होता है और सीनियर रेजिडेंट होता है इमरजेंसी में, तो ये लोग वल्नरेबल होते हैं लोगों का सॉल्ट के लिए। तो आपने कहा 36 आवर्स भी, बिल्कुल, इसीलिए 2023 की गाइडलाइंस हैं कि जो पीजी रेजिडेंट की 24 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस ड्यूटी ना ली जाए, और ड्यूटी आवर्स के बाद उसको एडिक्वेट रेस्ट या डे ऑफ मिलना चाहिए, और उसके बाद उनको कम से कम हफ्ते में 1 दिन की लीव होनी चाहिए ताकि वो इमरजेंसी से दूर रहे,
और सबसे बड़ी बात है कि जब उनकी एकेडमिक सेशन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, उस दौरान उनको ड्यूटी पे ना रखा जाए, सो दैट उनकी लर्निंग में इफेक्ट करता है। नेशनल मेडिकल गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल इस वक्त सेमिनार चल रहा है और एक जूनियर रेजिडेंट बेचारा ड्यूटी दे रहा है, उसको किसी और को लगा दो ड्यूटी पे, वो कैसे लर्न करेगा? उसका सेमिनार मिस हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा था कि सेफ अकोमोडेशन फॉर फीमेल डॉक्टर्स, और दूसरा उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे वो डॉक्टर की रात को सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म होती है, उसको लिए एक प्रोविजन होना चाहिए, उस डॉक्टर को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। वो थकी हालत में वो फीमेल डॉक्टर कहाँ जाएगी? अपने लेवल कहाँ से जाएगी? मेटाडोरा में चक्कर काटेगी? क्योंकि सर जूनियर रेजिडेंट के बाद कहाँ गाड़ी होती है? अगर गाड़ी भी हो, वो तो अगर गाड़ी भी हो तो तभी ड्राइव तो करनी है ना किसी ने। तो ये था नेशनल मेडिकल कमीशन गाइडलाइन। तीसरा था कि एनहांस कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि हमने डॉक्टर्स को जब उनकी ट्रेनिंग होती है उनको ट्रेन करना चाहिए कि कैसे सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा सीनियर डॉक्टर जब आता है इमरजेंसी में वो सिचुएशन को संभाल लेता है, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं कर पाता क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत जरूरी है। ये वाली बात है। सबसे मैं आपको श्रोता आपके हवाले से बात करूंगा, जो भी डॉक्टर्स देख रहे होंगे, जो रेजिडेंट डॉक्टर, कोई भी छोटा सा प्रोसीजर करने से पहले मैं कहूंगा इवन ड्रिप लगाने से पहले एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो। जो हमने नेग्लिजेंस पे आगे बात तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो। कोई छोटा सा काम करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो। माइनर ऑपरेशन के लिए भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लो। हाई रिस्क जब केस होता है जिसमें कि डेथ के चांसेस होते हैं ऑन टाइम, उसकी हाई रिस्क कंसेंट लेनी होती है। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी क्लियर कट रखनी चाहिए, सो दैट कल, क्योंकि लोग जो हैं क्या करते हैं, एक तो वायलेंस करते हैं, उसके बाद कोर्ट में घसीटते हैं। तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो कोई भी आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम मैं चाहता था होना चाहिए, जैसे हेल्पलाइंस हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए पीजीज का, एसआरस का, और उनका जो प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए इमरजेंसी वार्ड्स जो हैं, और ये हेल्पलाइन बहुत जरूरी है। दूसरा अवॉइड ओवर रीच, ये है कि डॉक्टर को अपनी कॉम्पिटेंस में रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट सीएससी में आता है और वहां पर जो कॉम्पिटेंट उस स्पेशलिटी का डॉक्टर नहीं है, जो कंसर्न डॉक्टर को उसको इमीडिएट ट्रीट करना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, उसको पेशेंट को लेकिन इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई मैं इस स्पेशलिटी का नहीं हूं, आप जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, उधर जाके दिखाइए। ये कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओवर रीच ना की जाए, और सो दैट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हो। दूसरा सबसे बड़ा कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लेजिस्लेशन लाना है, कोई एक्ट लाना है किसी स्टेट में, जो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि यूनिलैटरल टेबल पर बैठ के लॉ बना दिया, या उसमें स्टेक होल्डर्स में प्रिंसिपल है जो मेडिकल कॉलेज का, या डायरेक्टर है वो इंस्टीट्यूट का, उसमें जो फैकल्टी के एचओडीज हैं, इसके अलावा जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं और जूनियर रेजिडेंट, सबको उनके सारे व्यूज लेके आप एक कॉमन पॉलिसी बनानी चाहिए, सो दैट कम्स टू ए। और दूसरा मैं चाहता हूं एक डेटाबेस होना चाहिए, यानी कि कोई भी वायलेंस होती है उसके लिए एक पोर्टल बनाया जाए, इमीडिएटली वो रिपोर्ट हो पोर्टल पे और उसका प्रॉपर हो। तो ये पोर्टल बनाया जाए। और एक और बात जैसे मैं बताऊंगा कि आजादी से पहले 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इंडियन मेडिकल सर्विसेज हुआ करती, आईएमएस, उसी पैटर्न पे जैसे आईएएस, आईपीएस, इंडियन मेडिकल, आईएमएस हुआ करता था, इंडियन मेडिकल सर्विसेज होती। और जब से आजादी के बाद इंडियन मेडिकल सर्विसेज बंद कर दी गई, यानी कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनको एक कैडर दिया जाए, आईएएस, आईपीएस, इंडियन मेडिकल सर्विसेज कैडर, जो कि 1947 से पहले हुआ कर। उससे क्या होगा, समाज में उतनी ही इज्जत की जाएगी डॉक्टर की जितनी आईएएस, आईपीएस और आईएमएस डॉक्टर की होती है। क्योंकि ऐसा मुझे समझ नहीं आया, मेरी सुझाव है जो भी देख रहे हैं इनको कि कृपया इस पे चर्चा की जाए कि क्यों ना कैडर दिया जाए इंडियन मेडिकल सर्विसेज, जो कि आजादी से पहले हुआ करती थी। तो जैसा ये कुछ स्टेप्स थे मैंने बता दिया। आप मैं आपकी बात दो चार चीजें आपने जो इम्पोर्टेंट कही है, एक तो कम्युनिकेशन गैप की बात आई, एक प्रॉपर काउंसलिंग की बात आई। देखिए होता क्या है, जब पेशेंट आता है तो बड़ी एक्सपेक्टेशन से होता है, उसको कहता है कि हर एक बंदा चाहता है कि मेरा पेशेंट जो ट्रॉमा में है, किसी भी कंडीशन में है, तो ये सेफ और वापस घर जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, क्रिटिकल केसेस होते हैं, हाई रिस्क केसेस होते हैं, जिसमें ऑपरेशन है, मेडिकल इंटरवेंशन है, जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन है, तो इस किस्म की है कि बचना बहुत कम है। मैं ये डॉक्टर साहब कहूँगा जो आपने कहा ना, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए।
जो भी, लेकिन जो पीजी स्टूडेंट है मुझे नहीं लगता वो इतना वो उसके साथ काउंटर कर लेगा, उसको इनकाउंटर करे, मतलब उसको। इसके साथ मैं ये कहता हूं कोई भी जो हो वहां जो इमरजेंसी में, मुझे लगता है सीनियर डॉक्टर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और खासकर वहां पे जो एक इमरजेंसी का भी एक सुपरिटेंडेंट जो एक, और उसको बहुत एक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या उसको एक बहुत कॉम्पिटेंट तौर पे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल जो ह्यूमन रिसोर्स की भी नॉलेज होना चाहिए। सिंपल ठीक है, आपके मेडिकोज हैं या इंजीनियर लोग हैं जो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरेक्शन करनी है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो आपने कहा काउंसलिंग का, उनको डॉक्टर साहब बताना है डॉक्टर को, उसके पेशेंट को, भाई देखिए जैसे आपने कहा संजीवनी जो जब गायनोलॉजी का कोई मैटर है, जहाँ को यहाँ आईसीयू में पेशेंट है, ऑपरेशन है, सर्जिकल है, तो उसको ये दे देना चाहिए। और खासकर कि भाई इतने परसेंट चांसेस है बचने के। आपने देखा जो बॉलीवुड मूवीज में भी कहते हैं कि भाई अभी हम इसको सर्विलेंस में रख रहे हैं, अभी इतनी जल्दी ओपिनियन नहीं बना, हाँ हम ठीक कर देंगे, ठीक हो गया, फिर क्या होता है कॉन्सिक्वेंस के, तो जब ठीक नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि हमारा पेशेंट ठीक होके जाए, जहाँ बिल्कुल वो हो सकता है कोई ब्रॉड डैडी ही हो, कई बार वो भी होते हैं, लेकिन फिर जो नेचुरली फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वो होप करते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है उसको एक तो अपने पास डॉक्यूमेंटेशन, और जो आपने कहा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दूसरी कंसेंट है जो ऑपरेशन की है, वो तो आप सभी गाइडलाइंस आगे ही हैं, लेकिन इसके बारे में एक जो गाइडलाइन है, कमेटीज हैं, जो एक नोडल जो ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जो इमरजेंसी, जो आईसीयू, जो भी जो आपके देखते हो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और जो लॉज की बात आपने की है, तो लॉ तो हम यही कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और एक जो आपने बात की कि ये इसको इंक्लूड करना चाहिए, मैं ये कहता हूं, देखिए अगर ये लोग यूपीएससी के थ्रू कुछ डॉक्टर जैसे इंजीनियर भी हैं, है ना, जो इंजीनियर भी आप टेक्नोक्रेट्स हैं, वो भी यूपीएससी के तरफ आते हैं, लेकिन इनकी जो लेटरल एंट्री होनी चाहिए, इनकी इंजीनियर और डॉक्टर्स की, क्योंकि हमारी इतनी, जो आपने थोड़ा सा एक्सपेंड किया इस बात को, जो भी जहां से भी हों, इनको जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, जिन्होंने जो काफी काम किया है एज ए जो मैनेजमेंट का है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है, इन लोगों के कंसर्न लेटर एंट्री हो, ताकि जो लोग सर्विसेज में और वो भी, और ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बनती है, जब सेक्रेटरीट में बनती है किसी स्टेट और यूनिट टेरिटरी, इनको पूछा जाए। होता क्या है, हेल्थ की जो पॉलिसी मिलती है, जहाँ जो उसके रिलेटेड जो गाइडलाइंस होती है, कानून बनता है, वो बनाता कौन है, आईएएस ऑफिसर, उसको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं होती। वो ऐसे ही मैं ये कहता हूँ कि जो भी एक्सपर्टाइजेशन जहाँ पे है, उन लोगों को भी लेटर एंट्री से होता था, जम्मू कश्मीर में है, इसमें लेटर एंट्री से लेते थे लोगों को, और लेना चाहिए, ताकि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो और इन लोगों का भी, क्योंकि काफी जो हमारा जो पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम है, जो लोगों के साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें हेल्थ केयर और दूसरा जो है टेक्निकल जो हमारे इंजीनियरिंग है, और ये सर्विसेज है, और भी लोग हैं जो वो इसमें आने चाहिए और इनकी इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब आप इस पर करेक्ट करें, तो इसका कंडक्ट निकालने की क्या आप देखते हैं, क्या होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप एपिसोड को कंक्लूड करने में आखिरी में दो शब्द बोलूं। तो श्रोताओं में आज का जो टॉपिक था वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को कंक्लूड करते हुए ये बोलूंगा कि एक पब्लिक कैंपेन भी चलाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि मेडिकल साइंस की भी लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ को जो है ठीक नहीं किया जा सकता, हर मरीज को बचाया नहीं जा सकता। और क्योंकि कैसी बीमारियां, इमरजेंसी केसेस हैं, जब अगर काफ़ी सीरियस पेशेंट्स आते हैं, क्रिटिकल हैं, 10 में से हो सकता है 2 की डेथ्स भी हो सकती है, तो लोगों को ये चीज़ पहचानी पड़ेगी और लोगों को ये पता होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, अगर कोई सुन रहा है इसको, कोई लेजिस्लेचर सुन रहा है, कोई स्टेट का कोई ऑफिशियल सुन रहा है, तो वो उनके लिए कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा एक लोकल लेवल पे लॉ पास किया जाए
जो कि वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज सेंट्रल में कोई सुन रहा है तो सेंट्रल एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक बहुत सख्त कानून जो है बिल अगर होगा तो मुझे लगता है कि इस वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स जो है काफी कम हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर साहब दो लफ्ज बोलूंगा। जी जैसे आपने कहा कि भाई कुछ खुदा के हाथ में है, जी कुछ डॉक्टर के हाथ। जी डॉक्टर कोई भी है कोशिश करेगा अपनी जितनी भी उसकी जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मेडिकल जो भी फील्ड में है, मुझे लगता है वो आखिरी दम तक वो कोशिश करता है। तो लेकिन ठीक है, खुदा का अपना एक सिस्टम है, डॉक्टर की भी डेथ होती है, वो भी एक मतलब जो कुदरत का असूल है, कानून है। तो उसमें हम यही कहेंगे डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड है, लेकिन गॉड नहीं है। जैसे आप जज को कहते हो कि जज जो किंग पहले जो करता था, जो इंसाफ करता था, अब जजेस करते हैं। तो जज नेक्स्ट टू गॉड हो सकता है बट गॉड नहीं हो सकता है। ऐसे ही तो इसमें यही है कि एक तो डॉक्टर जो भी हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसको एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पे सिस्टम बनाना पड़ेगा। और पब्लिक जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे आपके जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हमारे यहाँ पे जो कॉरपोरेशन हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, उनके ये जो मेंबर्स हैं, जहाँ जहाँ म्यूनसिपैलिटी है वहाँ भी मेंबर्स हैं, और दूसरे पंचायत जहाँ पे है पंचायत मेंबर्स हैं, और जर्नल जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ मतलब वो इन टच में रहना चाहिए, और उनके साथ बवक्तन मीटिंग्स होने चाहिए। ये जो डिस्प्यूट जो मैटर्स उठते हैं, इनको रेजोल्यूशन प्रॉपर और ताकि ये लोग अगर सिविल सोसाइटी के इन्वॉल्व करोगे या आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करोगे तो डॉक्टर्स को भी आराम रहेगा और अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगी। और क्योंकि ये अच्छी तरह से पब्लिक के साथ डील कर सकते हैं जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनकी महीने में 15 दिन में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। और ये ताकि और इनके रिप्रेजेंटेटिव आप इनको कोई भी बहुत ज़्यादा कोई इशू आ जाता है तो आप इनकी सहायता ले सकते हो। एनजीओज है हमारी, इनकी इंटरवेंशन कर सकते हो, इनके साथ पेशेंट की काउंसलिंग हो सकती है बाय इन्वॉल्विंग देम। तो ये जो हमारी जितनी आज बात हुई, तो हमने ये इसलिए डॉक्टर प्रोफेशन को चुना, ये जो अपना वायलेंस अगेंस्ट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनके रिलेटेड आज कंफाइन किया। तो आगे दूसरे भी हैं, लोग हैं, वनरेबल हैं, ऐसी बात नहीं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, पब्लिक भी है, और दूसरे जो ऑफशोर जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में होता है आपके साइड से ये लोग भी हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है डॉक्टर साहब आज के लिए। थैंक यू थैंक वेरी मच।